everyone, this is Sakshi Vaishnavi and welcome to Magnet Brains. सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस. ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि पावर सप्लाई और पावर डिमांड में काफी डिफरेंस है. जो डिमांड है वो काफी हाई है, सप्लाई काफी कम है. क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम कुछ मेजर्स देखते हैं. ओके, मेजर्स मतलब क्या? अभी तक हमने प्रॉब्लम्स देख ली, अब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे इस पावर क्राइसिस को, ये जो पावर सप्लाई और पावर डिमांड में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. ये कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं. ठीक है, कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखो, इंप्रूवमेंट इन पावर लोड फैक्टर. पावर लोड फैक्टर ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे चैलेंजेस इन पावर जनरेशन. ठीक है, या पावर डेवलपमेंट. ये जब हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को पावर लोड फैक्टर का मतलब बताया था. ओके, सो पावर लोड फैक्टर क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसे इंप्रूव करने से कैसे हम बोल रहे हैं कि पावर क्राइसिस जो है वो इंप्रूव हो सकता है. सो पावर लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर जनरेटेड बाय द प्लांट टू द मैक्सिमम पावर दैट कुड हैव बीन जनरेटेड फॉर अ गिवन पीरियड. ठीक है, मतलब कि क्या कि एक जो प्लांट है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ओके, वो जितना मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है और कितना वो कर रहा है, एक्चुअली में उस प्लांट से कितना पावर जनरेट हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमें प्लांट लोड फैक्टर बताता है. ठीक है, अब ये माना जाता है कि जितना हाई पीएलएफ होगा उतनी अच्छी चीज है वो. अब ये क्यों है, देखो सिंपल सी चीज समझते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक जो प्लांट है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पावर प्रोड्यूस करने की, वो मान लीजिए वो है कुछ 5000 वॉट्स की. ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्लांट से एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 2000 वॉट्स का. ठीक है, तो अब अगर मैं पीएलएफ निकालना चाहूं इसका, तो पीएलएफ कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर जनरेटेड, ये कितना जनरेट हुआ है वॉल्यूम है हमारे न्यूमरेटर में, और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे? इसे हम डिवाइड करेंगे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे. तो ये आया हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 5000. तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आया हमारा 0.4. दैट मीन्स इस केस में आपका जो पीएलएफ है वो आया 0.4. अब वही चीज अगर मैं बोलूं कि हमारी जो प्लांट है वो जितना प्रोड्यूस कर रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी तो 5000 वॉट ही है, लेकिन अब 2000 वॉट नहीं 4000 वॉट का प्रोडक्शन हो रहा है. तो 4000 वॉट का प्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस कि अब जो पीएलएफ है वो कितना आ जाएगा? वो सिंपल सी चीज है, ये हुआ 4000 डिवाइडेड बाय 5000. दैट मींस ये कितना आ गया हमारा? 0.8 आ गया. हायर कौन सा है पीएलएफ? 0.4 पीएलएफ हायर है, 0.8 0.8 हायर है, राइट. और सिंपल सी चीज हम क्या बोल रहे हैं? इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर. इसको इंप्रूव कीजिए. जब वो 0.4 था तो सिर्फ और सिर्फ 2000 वॉट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, और जब 0.8 है तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 4000 वॉट्स का. अगर ये पूरे 5000 वॉट्स का प्रोडक्शन होता तो आपका रेशियो कितना आ जाता? 1 आ जाता, राइट. तो 1 के पास वाला जो नंबर होगा उसमें हम बोलेंगे कि ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा अच्छा जनरेशन हो रहा है. तो इसलिए जरूरी है कि जो प्लांट लोड फैक्टर है वो इंक्रीज हो. ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर जितना हाई होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा. ओके, दैट मीन्स वो हमें ये शो करेगा कि आपकी जो प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में कितना आपका जो प्लांट है वो प्रोडक्शन कर रहा है या वो जनरेट कर रहा है पावर. ओके, जब ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट होगी तो ये जो पावर क्राइसिस है, जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है, वो मैच हो सकेगा. ओके, So improvement in PLF will help better utilization of the capacity of the plant. ठीक है, और देखो जितना कम आपका PLF आ रहा है वो आपको शो करेगा कि जो प्लांट है उसका उतना ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है. जैसे कि अभी जो PLF हमारा 0.4 आया उसमें देखो एक हाई प्रोपोर्शन से हमें अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है. 5000 वॉट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर जो है हमें बहुत ही ज्यादा हाई अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, राइट. वही सेम चीज जब हमने
बोला कि 4000 वॉट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 4000 एंड 5000 में डिफरेंस कम है, तो इट मींस ये शो कर रहा है कि कम अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन वो कम है। तो बस वही चीज हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट जो हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो तो उनका जो फुल प्रोडक्शन वो कर सकते हैं उतना किया जाए उनसे, राइट। उनमें तो हमें ये देखने को ना मिले कि वो कम प्रोडक्शन कर रही है। ओके, तो इसलिए हमें जो है ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि पीएलएफ जो है वो इंप्रूव हो। ठीक है, मतलब कि पीएलएफ को इंप्रूव करना एक मेन मोटिव होना चाहिए। ओके, और जो आपकी कंट्री है दैट मीन्स इंडिया में पीएलएफ जो है वो काफी लो चलता है। ठीक है, और इसे इंप्रूव करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए जाते, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो ये एक बहुत ही हम बोलेंगे कि ये एक बहुत ही बुरी कंडीशन है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो ध्यान नहीं देना है इस पर उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो पीएलएफ को इंप्रूव किया जाए। ठीक, फिर आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब वही सेम चीज जो यहाँ पर है वो पीएलएफ के टर्म्स में बोली और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल हमने एक ले मैन, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोल दी। मतलब ये जो प्लांट लोड फैक्टर है ये हमने एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की उससे बता दिया, या हम बोले कि जो टेक्निकल टर्म्स को जानते हैं, ठीक है, टेक्निकल जार्गन को यूज कर लिया और उसी चीज को हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सिंपल वे में लिख दिया। लेकिन 2 पॉइंट्स बन गए, हमें तो पॉइंट्स चाहिए थे, राइट, हमारे लिए पॉइंट्स बन गए। क्या करना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करना है। ओके, जो अंडर यूटिलाइजेशन है पहले तो आप उसे कवर करो। ओके, जैसे कि 5000 वॉट का प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ 2000 वॉट ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहले तो इस 2000 को 5000 में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद में और उसे एक्सपांड करो। ये जो 5000 जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे एक्सपांड कीजिए, वो 5000 से ज्यादा हो जानी चाहिए। ओके, हमें ऐसे मेजर्स लेने। ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो पूरी इस वे में लीजिए कि पहले तो अंडर यूटिलाइजेशन को हमें जो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तक लाना है और फिर उसके बाद में हमें उसका और एक्सपेंशन करना है ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो पावर है वो जनरेट हो सके, जिससे कि हमें हमारा ये जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है ये कवर अप हो पाए। Okay, so in India there is underutilization of production capacity of thermal power stations. ठीक है, जो thermal power stations है स्टूडेंट्स उसमें underutilization of production हमें देखने को मिलता है। thermal power stations ये इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, with the help of oil, कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और जो आपका जो थर्मल पावर है वो एक मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो मेजॉरिटी हम बोलेंगे कि जो मेजॉरिटी हमें इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है, थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। 67% जो है हमारा पूरा शेयर पूरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 67% जो है शेयर वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास में है। तो इससे भी हमें क्या करना है भाई कि ये जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स का, इसे हमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तक लाना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रही, क्यों अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल्स जो है वो नहीं मिल पा रहे इन प्लांट्स को भी। कैसे रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे, जैसे कि कोल है, कोल की उतनी सप्लाई नहीं हो रही जितना रिक्वायरमेंट है। जब कोल की सप्लाई कम होगी तो कोल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही होगी, राइट। अगर कोल जो है वो अगर अबेंडेंट क्वांटिटी में सप्लाई होता रहे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अच्छे से प्रोड्यूस होती रहेगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम का है कि कोल की सप्लाई कम हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कम हो गया। प्रोडक्शन कम हुआ इट मींस कि अंडर यूटिलाइजेशन हुआ, जितना एक थर्मल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती थी उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन। तो देखो जो आपका एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या जो एक मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उसमें आप लोग देख रहे हो कि उसका हो रहा है अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, इसका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। Its productive capacity should be increased to control the power crisis. Okay?
फिर आता है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ये जो ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो लॉसेस है ना, इसको कंट्रोल करो। मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट करने में जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जैसे कि मान लो एक प्लांट से वो ट्रांसमिट करने जा रहे हैं 5000 वॉट, लेकिन जो उसका एंड डेस्टिनेशन है वहां तक मान लीजिए कि 4500 वॉट्स ही पहुंच पाई। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ 500 वॉट्स का, इसे रिड्यूस करो। ये इतना भी नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसमें ये लॉसेस नहीं होने चाहिए। अब देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो पावर प्लांट है स्टूडेंट्स, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट कहाँ की गई, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास में। ठीक है, ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है ये स्टेट के डिफरेंट जो एरियाज है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 500 वॉट्स जो है वो क्या हो गए, 500 वॉट्स का लॉस हमें देखने को मिला ये ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखने को मिला। अब जो यहाँ पर जो शेयर की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ट्रांसमिट की जाएगी, वहां पर भी लॉस देखने को मिलेगा। ये 500 सब दूर हमें देखने को मिल रहा हो तो जो एंड जो कंज्यूमर्स है उन तक पहुंचते पहुंचते जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेज थोड़ी ना है कि बस एक बार हमें ट्रांसमिट करना है, आगे कोई लॉस नहीं होगा। लॉस जो है वो तो आगे भी होता रहेगा। इसलिए ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है ये ना हो। ठीक है, कम से कम हो। तो उसके लिए प्रॉपर मेजर्स, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज, प्रॉपर इनोवेशन करने चाहिए ताकि ये जो लॉसेज है ये ना अकर हो। So transmission and distribution losses should be effectively controlled as they adversely affect the financial health of the power utilities। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ पर जो है इफेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ पे कैसे हो रहा है, ये जो लॉस हुआ है इससे किसी ना किसी को तो इनकर करना पड़ेगा, राइट। उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में मनी तो लगा। अब जब उसे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब अगर कोई लॉस हो रहा है तो इस लॉस से जो है वो मनी वापस रिटर्न नहीं आया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो मनी के टर्म्स में जो हेल्थ है इंस्टीट्यूशन की, वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल हेल्थ अगर कमजोर होगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पे होने वाला है। बिकॉज अब जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट या इनोवेशन नहीं किए जाएंगे, तो अल्टीमेटली उतना जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। फिर आता है प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एट प्रेजेंट प्राइवेट सेक्टर के पास में लिमिटेड रोल है। ओके, तो अब जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज ये चीज जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल देखी है कि जब एक कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम प्राइवेट हैंड्स में देते हैं तो वो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट ओनर्स है, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, वो उसे ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है या जो पावर जनरेशन है, इसमें भी हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को जो है उस रोल में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो न्यू इनोवेशंस लेकर आ सके, न्यू वेज से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सके और प्रॉफिटेबल मैनर में करेंगे प्राइवेट सेक्टर। तो अल्टीमेटली जब एक प्राइवेट सेक्टर या एक जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो वर्किंग चल रही है वो सही चल रही है, राइट। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उनका रोल हमें इंक्रीज करना चाहिए। ओके, so although the private sector has made some progress, it is necessary to tap this sector to come forward and produce power on the large scale. India is the world's fifth of a wind power. इंडिया यहाँ पे थोड़ी सी कुछ आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है सेंटेंस में, लेकिन हाँ, इससे हम लोग इतना समझ गए कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के 5th रैंक पर आ रहा है, किसमें, विंड पावर जनरेशन में, विथ मोर देन 95% इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है,
तो जो विंड पावर जनरेशन है, जो विंड मिल्स आप लोगों ने देखे होंगे, विंड पावर जनरेशन में पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 5th प्लेस पर रैंक कर रहा है, और इसमें जो है 95% कौन है, प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विंड पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ विंड पावर ही है क्या हमारा एक सोर्स? नहीं, हमारे पास में और भी सोर्सेज है ना। सबसे ज्यादा शेयर कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट से या थर्मल पावर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें इसी का देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, ओके। और जो दूसरी जगह है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जो न्यूक्लियर एटॉमिक है, सोलार एनर्जी हो गया, ये विंड में तो ऑलरेडी 95% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट जगह है, इन सब में प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक तो प्रॉफिटेबल वे में वर्क करेगी, साथ ही साथ में वो न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, जिसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके। तो जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिखेगा हमें, ओके। सो आई होप कि ये जो हमारे ये दोनों पॉइंट्स हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है इनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका यूज किया जाए, उससे क्या होगा? देखो, पहली चीज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे पोल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली रहेंगे, और साथ ही साथ में उनका स्केयर होने का डर नहीं रहेगा, राइट। ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं ये लिमिटेड है, एक टाइम के बाद में ये जो है इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उनका हम और यूटिलाइजेशन कर पाएंगे फ्यूचर में भी। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कि थर्मल पावर में जो कोल है उसकी सप्लाई में शॉर्टेज आ रहा है, ओके, तो उसकी वजह से उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हम सोलार पावर, सोलार एनर्जी का क्रिएशन करें, सोलार क्या है, सनलाइट से होगा, तो सन तो आएगा ही आएगा। अब वो कभी कभी नहीं भी राइज होता है ड्यू टू सम रेनी सीजन और कोई और रीजन की वजह से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम पर जो है हमें सोलार एनर्जी मिल सकती है, और ना ही वो एक्सटेंड होने वाली है। तो अल्टीमेटली ये कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, ओके। With a large availability of biomass in India, there is a significant potential for meeting energy needs, particularly in rural and remote areas, okay। और जो इंडिया है स्टूडेंट्स वो काफी ब्लेस्ड है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे, राइट। हमें अबेंडेंट में, हमें मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो रिच इन सनलाइट भी है, विंड भी अच्छी होगी, यहाँ पे सब अच्छा होगा। लेकिन ऐसी कंट्रीज भी होती है ना जहाँ पर ज्यादा सन नहीं होता, जहाँ पर ज्यादा हीट नहीं होती, तो वो पर्टिकुलर केसेस नहीं है हमारे साथ में, राइट। इंडिया में आपको हर एक जो एटमॉस्फेयर है वो मिलता है, और साथ ही साथ में इंडिया जो है वो हर एक नेचुरल रिसोर्स में रिच है। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि जो आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। और जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करेंगे तो उनका एक्सटेंड होने का डर भी नहीं रहेगा हमें, ओके। सो ग्रेटर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफर्स एनॉर्मस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। अब अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं या उन पर हम ज्यादा रिलायबल हैं, तो इसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का जो मैच है वो होने के अलावा इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, हर वे में बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना काफी बेनिफिशियल चीज है, और हमें जो है अपना ये जो थर्मल पावर है या जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उनसे हमें जो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो शिफ्ट करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, और उसमें भी हमें जो है इनोवेशंस लेकर आने चाहिए ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में जो है प्रोडक्शन हो सके और जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन हो सके, ओके। फिर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, ठीक है। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स हाइड्रो पोटेंशियल बहुत है। हाइड्रो पोटेंशियल मतलब क्या? वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, मतलब कि हम वाटर से काफी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन
जितना कर सकते हैं उतना होता नहीं है, मतलब कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है उससे कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम हाइड्रो पावर का। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। और ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है हमें इसी को एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके। ओके, सो इंडिया इज क्वाइट रिच इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल विद एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ मोर देन 1,50,000 मेगावाट। ठीक है, इंडिया जो है वो हाइड्रो पावर पोटेंशियल में काफी रिच है, काफी अच्छा प्रोडक्शन उसमें हो सकता है, लेकिन होता क्या है, ओनली 21.14% ऑफ द पोटेंशियल हैज बीन डेवलप्ड टिल डेट। ठीक है, मतलब कि जो 100% है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 21.14% जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, या वो आज की डेट में जो है रनिंग है, तो ये एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, इसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है या सबसे ज्यादा जो शेयर है पावर जनरेशन का वो थर्मल पावर के पास में, और थर्मल पावर से पावर में हम लोग देख रहे हैं कि कोल की शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी वजह से वो लोग जो हैं, वो जो थर्मल पावर है वहां से हमें बहुत ज्यादा पावर जनरेशन नहीं मिल रहा है, तो हमें जो है अपना जो सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है वो शिफ्ट करना चाहिए ना, वो चेंज करना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि हम दूसरे सोर्सेस पर डिपेंडेंट हो जाएं अगर एक चीज में स्कैरसिटी आ रही है तो। अब जो हाइड्रो पावर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 21% जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, तो एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक मेजर प्रोपोर्शन को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एनहांस करना है, वो डेवलप करना है, ताकि पानी, दैट मीन्स जो हाइड्रो जो वाटर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम उसमें से जो पावर है वो जनरेट कर सके। ओके, सो देयर इज अ सीरियस फीड टू फुल्ली, दिस वुड बी सीरियस नीड, आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये होगा देयर इज अ सीरियस नीड टू फुल्ली एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर। ओके, आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कुछ अदर मेजर्स। अदर मेजर्स में क्या है, अदर मेजर्स विच कैन हेल्प इन मीटिंग द पावर क्राइसिस आर इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उससे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो आ सकती है कंट्री में। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से जो प्लांट है वो एक्सपांड कर सकते हैं हम, मतलब कि एक प्लांट की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो एनहांस हो सकती है अगर उसे हम एक्सपैंड करें तो उसकी वजह से ज्यादा जो पावर है वो जनरेट हो सकेगी। जो कम सप्लाई हो रही है उसे हम इतनी तो बढ़ा दें कि कम से कम हमारे डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप ना हो। वैसे तो जो हमारा मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि सप्लाई ज्यादा कर दो, डिमांड भले ही कम कर दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सप्लाई को कम ना करो। ओके, बिकॉज अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए पहले हमें जो है पावर में डेवलपमेंट करना जरूरी, राइट। पावर जनरेशन में डेवलपमेंट होना जरूरी है, बिकॉज जितना आपको कंट्री को डेवलप करना है उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है कि पावर जनरेट हो कंट्री में। अगर पावर नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ओके, बेटर रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाने चाहिए। ओके, रिसर्च करना चाहिए किस एरिया में आप किस वे का जो हो, किस वे से पावर का प्रोडक्शन कर सकते हो, पावर का जनरेशन कर सकते हो, उसे जनरेट कर सकते हो, कहां पर क्या चीज ज्यादा बेटर है, कहां पर आपको ज्यादा फेवरेबल सिचुएशंस मिल रही है। ओके, तो उस वे में प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होकर हमारे जो सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन है वो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए, ताकि हमें एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट मिल सके। एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी लाने जरूरी है, जो है उसे भी अपग्रेड करना जरूरी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल मैनर में जो पावर है वो जनरेट कर सके। ठीक है, हम ऐसी टेक्नोलॉजीज ला सकें जो कि कम कॉस्ट, जिसमें कि हमें कम कॉस्ट इनकर करना पड़े, ज्यादा रिटर्न मिल जाए, तो ऐसी जो है हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाना भी जरूरी है। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारे मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, ना एक और चीज सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से
वीडियोस कैसे एक्सेस करने होते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है, आपको ओपन करना है आपका गूगल और उस पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और उसे आप करिए सर्च। ठीक है, ये magnetbrains.com आपने सर्च किया तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसे करना है स्क्रॉल। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी क्लास के वीडियो आपको देखना है उस क्लास पर क्लिक कीजिए, जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th अभी हमारे सामने ओपन है, सो क्लास 12th में हम देख सकते हैं जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी हमें विजिबल है। अब इसमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स दिख रहा है आपको, बहुत ही इजीली विजिबल है ये भी। ओके, यहाँ पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से जो आपका जो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड खुलेगी वो ये होगी। ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के सारे वीडियोस सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज अरेंज्ड मिलेंगे। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पे, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसमें ओवरव्यू दिख रहा है हमें, ओवरव्यू पर क्लिक कीजिए तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ओके, अब इस वीडियो में ऑप्शन है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो का। इफ आपको इसके नेक्स्ट वाला देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से कैंसिल करने से क्या होगा, जो आपका वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। ओके, फिर से सेम प्रोसीजर और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और हमारा जो टॉपिक था मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।